नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ सोनी और आज मैं किसी विषय पर नहीं चर्चा करने वाला हूँ, बल्कि एक कहानी जो इस देश के छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक सुननी चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ उस देश की जिस देश ने हमारे देश को 400 सालों तक गुलाम रखा। मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ? क्या हम मूर्ख थे, या हम इतने नादान थे, या वो इतने मजबूत थे कि वो हमारे ऊपर शासन करके चले गए और हमको पता तक नहीं चला? ये सब, इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप कहीं बैठे हो, कहीं भीड़ भाड़ स्थान पर बैठे हो, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और एकांत में सुनिएगा कि इस देश ने कितनी यातनाएं झेली हैं, इस देश ने कितना दुख झेला है, इस देश ने क्या क्या देखा है, इस देश ने क्या क्या खोया है। बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हम सन 1599 की तरफ जाते हैं, जब एक अंग्रेज पहली बार हमारे भारत में भ्रमण करने आया था, जिसका नाम था जॉन मेडन होल। वो इस देश में भ्रमण करता है और देखता है कि इस देश में इतना व्यापार करने का संसाधन है कि अगर हम कंपनी लेकर आए यहाँ व्यापार करने के लिए, तो एक साल क्या, महज एक महीने में अमीर हो सकते हैं। इस देश की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें चौंधा काट रही थी। उसके दिमाग में गलत गलत इरादे आ रहे थे, इस देश को लूटने के। इस देश को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता है, ये देश सच में सोने की चिड़िया हुआ करता था। जॉन मिडल होल आता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ व्यापार करने के बहुत संसाधन हैं। ये सारी बातें सुनकर, यहाँ देखकर, समझकर वापस अपने देश ब्रिटेन जाता है। और 31 दिसंबर 1599 की वो रात, जब सारे ब्रिटेन नए साल आने का इंतजार करते हैं और जश्न मनाते हैं, उस रात में जॉन मिडन होल भारत के बारे में लोगों को बताता है, कहता है कि भारत सोने की चिड़िया है। अगर हम चाहे तो उस सोने की चिड़िया को अपने देश में ला सकते हैं। वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और 217 लोगों की एक टीम बनती है। 217 लोग शेयरधारक होते हैं और एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 उसी रात में एक कंपनी का निर्माण हो गया था इस देश को लूटने के लिए, 1599, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी बनती है और ब्रिटेन की जो महारानी होती है एलिजाबेथ, उनके पास जाती है वो कंपनी और एकाधिकार की मांग करती है और कहती है कि महारानी, हम भारत जाना चाहते हैं व्यापार करने के लिए और हमको एकाधिकार चाहिए कि अगर हम भारत में व्यापार कर रहे हैं, तो अगर ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत में व्यापार करे तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी हो और कोई कंपनी ना हो। तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि व्यापार करने का अधिकार तो सबको है, उसमें इतना प्रतिबंध क्यों लगाया जाए? अगर आपको व्यापार करना है तो आप करिए, तो किसी और को करना है तो वो भी करें। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि महारानी, अगर हम व्यापार करने गए, पीछे से और एक कंपनी गई, तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, कंपटीशन करते रहेंगे। ना उनका फायदा होगा, ना हमारा फायदा होगा, ना इस देश का फायदा होगा, ब्रिटेन का फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। इसलिए महारानी, हम चाहते हैं कि हमको एक का अधिकार दे दीजिए और हमको व्यापार करने दीजिए। महारानी एलिजाबेथ मान गई और कहा ठीक है, अगर आपको व्यापार करना है, एक अधिकार ले लीजिए जाइए। सन 1608 में ये कंपनी भारत आती है। गुजरात के सूरत शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए, पहली फैक्ट्री लगाने के लिए वो आती है। लेकिन यहाँ पे देखती है कि यहाँ तो पहले से ही पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच व्यापार कर रहे हैं। अब हम अपनी जगह कैसे बनाएं? यहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए वो जाते हैं। उस समय मुगल के बादशाह होते हैं जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के पास जाती है, जहांगीर से कहती है कि साहब, हमको व्यापार करना है और पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको हटा दीजिए, हमको व्यापार करने दीजिए। लेकिन जहांगीर नहीं मानता, वो मना कर देता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत चालाक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वापस ब्रिटेन नहीं जाती, वो वहीं पर रुक जाती है और सन 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम एक शहर है, वहां पर अपनी कंपनी स्थापित कर लेती है। उसके बाद कंपनी तो स्थापित हो गई, लेकिन जो कंपनी की जो नज़र थी वो गुजरात के सूरत में थी। उनको सूरत में ही व्यापार करना था।
उन्होंने रणनीति बनाई और ब्रिटेन से कुछ सैनिक मंगवाए, भारत, और पुर्तगालों के ऊपर हमला कर दिया। एक कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, मानिए एक जोमेटो कंपनी अगर किसी देश पे हमला कर दे कैसा लगेगा, एक कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया, पुर्तगाल हार गए। उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ सॉली। पुर्तगाली हार गए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जाके सूरत में अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। सन 1615 आ जाता है। तब ब्रिटेन के उस समय राजा थे किंग जेम्स। उन्होंने एक खत जारी किया जहांगीर के नाम। वो संधि करना चाहते थे ब्रिटेन से और भारत से, व्यापार का कर भी माफ करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक खत जारी किया। किंग जेम्स ने जहांगीर के नाम एक खत जारी किया। उस खत को लेके आए थे सर थॉमस रो और अपने साथ में कुछ उपहार, सोने चांदी लेके आए थे जहांगीर को देने, और जहांगीर मान गया और अच्छे से व्यापार शुरू हो गया। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भी होने लगा था। लगभग आधे भारत पर तो विस्तार हो ही गया। सन 1617 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, उस कंपनी की रक्षा के लिए ब्रिटेन से सैनिक की मांग करती फिर से, और उससे अधिक सैनिक है। उनकी चाल थी इस देश को गुलाम बनाने की, और ब्रिटेन ने सैनिक भेज भी दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर पड़ती है बंगाल पर। उस समय बंगाल का जो नवाब था, सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। बंगाल पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन जो बंगाल का नवाब था औरंगजेब कर बहुत वसूलता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बार गुहार भी लगाई औरंगजेब से कि हमारा कर जो है थोड़ा सा कम कर दीजिए साहब, इतना ज़्यादा कर मत लगाइए। लेकिन औरंगजेब नहीं माना, बोला इतना कमाई कर रहे हो और हमको कुछ नहीं दोगे। सन 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब पर हमला कर दिया। और औरंगजेब वो इतना शक्तिशाली था उस समय कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ही लपेटे में लपेट दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। और औरंगजेब चाहता तो उसी समय अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देता, निकालने की कोशिश भी की थी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो औरंगजेब के कदमों में जा गिरी और माफ़ी मांगने लगी कि साहब आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको व्यापार करने दीजिए। औरंगजेब फिर मान गया, फिर व्यापार शुरू हो गया। सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो मुगल साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। छोटे छोटे टुकड़े, बहुत कमजोर हो गए। मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। उसके बाद जो बंगाल के नवाब बनते हैं सन 1756 में सिराजुद्दौला के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रियों पे किले का निर्माण करने लगी। किले का निर्माण, जब अपने समय जब राजा होते थे, राजा अपने महल के ऊपर किला रखते थे, लेकिन एक कंपनी एक फैक्ट्री अपने फैक्ट्री के ऊपर किला रखती, मतलब वो अपने आप को राजा समझते थे। सिराजुद्दौला को ये बात समझ नहीं आई, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इस बात, और वो उस फैक्ट्री पर हमला करने निकल पड़ा और उस फैक्ट्री के किले को तहस नहस कर दिया। और कहा जाता है कि वहाँ से 150 अंग्रेजों को पकड़ के ले आया था बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला। 150 लोगों को पकड़ के लाया और एक काल कोठरी में ठूस दिया, भर दिया। और कहा जाता है कि उस 150 में से 127 लोगों की मृत्यु हो गई, मर गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी उसी समय भड़क गई और कही कि हम सिराजुद्दौला के ऊपर हमला करेंगे। सिराजुद्दौला के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला कर दिया और उस हमले का नाम था, उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। सन 1757 में हारा इसलिए क्योंकि उसके अपने ने ही उसको धोखा दे दिया। मीर जाफर और जगत सेठ
सिराजुद्दौला के बहुत ही करीबी थे। मीर जाफर चाहता था कि नवाब, बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला ना रहे बल्कि वो बन जाए, मीर जाफर बन जाए। इसीलिए मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, जाके ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया और कहा कि हम तुमको युद्ध तो जिता देंगे लेकिन हमको बंगाल का नवाब बनाना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है, तुम हमको युद्ध जिता दो, हम तुमको नवाब बना देंगे। और उस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। जैसा कि मैंने कहा कि मीर जाफर बनना चाहता था बंगाल का नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको नवाब बनाया लेकिन अपनी कठपुतली, मतलब ये कि वो सिर्फ नाम का ही नवाब था, उसको करना उतना ही था जितना वो कंपनी कहे, उससे ज़्यादा नहीं करना है। वो कहे बैठो तो बैठो, वो कहे उठो तो उठो, वो कहे जाओ तो जाओ। मीर जाफर कहा ये कैसा नवाब है, मतलब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं। मीर जाफर ने कहा नहीं, उसे ये गद्दी नहीं चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको लात मार के हटा दिया और उसके दामाद को मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम जब बना तो उसको भी लगा ये कैसा नवाब, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। मीर कासिम भी हट गया और मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने 3 राजाओं से संधि की, 3 राजाओं से मदद मांगी। 3 राजा कौन थे? एक थे अवध के नवाब, एक थे बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, तीसरे थे मुगल के नवाब। और फिर एक युद्ध हुआ, मीर कासिम ने युद्ध छेड़ा जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। लेकिन वो युद्ध भी देश हार गया। तब अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीयों के अंदर थोड़ा सा भी साहस नहीं है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग लड़ सकें। लड़ भी लेंगे तो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास हथियार ही नहीं है, सिर्फ तलवार है, भाले हैं, तलवार है। मेरे पास क्या है? राइफल है। वो वहां से दौड़ के आएंगे, हमको मारने के लिए यहीं से मारेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, करेंगे। फिर शुरू होता है अंग्रेजों का कहर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्कीम लेके आती है, परमानेंट सेटलमेंट, किसानों से कर वसूलने के लिए। पहले के जो राजा होते थे वो बहुत ही दयालु होते थे, चाहे वो मुस्लिम शासक हो चाहे वो हिंदू शासक हो, कोई भी हो। अगर कोई किसान है और वो खेती कर रहा है तो कर तभी वसूला जाएगा जब उसके खेत में फसल होगी, अगर नहीं होगी तो कर माफ कर दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, फसल हो ना हो कर चाहिए तो चाहिए। अब किसान बेचारा क्या करे, अगर उसके खेत में फसल ही नहीं हो रहा है तो वो कर कैसे भरेगा? लेकिन कर भरना था, वो उधार लेके कर भरता, उधार भी ना चुकाए, फसल भी ना हो, खेत बेच देता। खेत बेच दे, खाएगा क्या? फसल ही नहीं रहेगी, खाएगा क्या? कई किसान तो इसी में मर गए। ये देश आज आज़ाद है तो ये इन नेताओं की वजह से नहीं, जो एसी वाले कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी वजह से नहीं, या उन लफंगों की वजह से नहीं जो रोज सुबह लाइव आकर ज्ञान बांटते हैं। खैर, सन 1848 में एक स्कीम आई, इस स्कीम का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये, अगर कोई राजा है और उसकी कोई नेचुरल संतान नहीं है तो उस राजा की मृत्यु के बाद जो राज्य होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी, अंग्रेजों की हो जाएगी। और एक राजा थे गंगाधर राव। गंगाधर राव के एक पुत्र था दामोदर राव, लेकिन कुछ समय बाद दामोदर राव की मृत्यु हो जाती है तो गंगाधर राव जो है वो अपने भाई के पुत्र को गोद ले लेते हैं। उसका नाम भी दामोदर राव रख देते हैं क्योंकि वो नेचुरल पुत्र तो था नहीं, वो था गोद लिया हुआ ही। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बहुत ही मिलता जुलता ये केस बन जाता था। और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, गंगाधर राव झांसी के राजा, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो राज्य था झांसी वो अंग्रेज हड़पना चाहते थे। लेकिन वहाँ की जो एक मर्दाना थी जिसको हम लोग लक्ष्मी बाई के नाम से जानते थे, जब तक वो जीवित थी अंग्रेज भला उस पर हाथ कैसे रखे। हम इसकी बात भी करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि इस देश ने कैसे परखा कि अंग्रेज हमारे ऊपर
प्रताड़ना कर रहे हैं, हमारे ऊपर यातनाएं कर रहे हैं। मार्च 1857 में एक क्रांति हुई। वो क्रांति हुई कैसे? एक राइफल आती थी एनफील्ड करके, उसकी जो गोलियां थी उस पर एक कवर चढ़ा हुआ होता था। उस कवर को अपने मुंह से पहले खींचना होता था, नोचना होता था, उसके बाद उस राइफल में लगानी होती थी, फिर चलानी होती थी। लेकिन वो जो कवर होता था वो बनी किससे थी? वो बनी थी गाय की चर्बी से और सूअर की चर्बी से। गाय हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा करते हैं, और उसकी चर्बी अपने मुंह में लगाना हिंदुओं के लिए बहुत ही असहनीय था। जो सूअर की चर्बी है वो मुसलमानों के लिए अशुद्ध माना जाता है। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा है और अशुद्ध जो सूअर है वो अगर टच कर जाए तो मुसलमान बिना नहाए नमाज नहीं पढ़ेगा, वो अशुद्ध, और उसको मुंह में लगा है। मतलब दोनों धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही घातक था, वो बहुत ही असहनीय था। जब ये बात मंगल पांडे को पता चली, उन्होंने फिर कहा कि अब तो आर या पार। उन्होंने दो अंग्रेज, पहले अंग्रेज का नाम था लेफ्टिनेंट बाउ, दूसरे अंग्रेज का नाम था मेजर जेम्स, दोनों को उसी राइफल से खींचा, कवर को निकाला, कहा गाय की उस वक्त चलिए ना, खींचा, लगाया, खत्म। मंगल पांडे को ये बात पता थी कि मैंने एक अंग्रेज को मारा है, मुझे फांसी तो होनी ही होनी है, इसलिए उसी राइफल से खुद के सीने में मारी, लेकिन वो गोली लगी लेकिन वो बच गए और उनको फांसी पे चढ़ा दिया। ये घटना है कोलकाता की। कोलकाता के एक शहर है बैरकपुर। ये आग उठी बैरकपुर से, फिर ये आग चली गई मेरठ में। मेरठ में भी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। मेरठ से ये बात दिल्ली में गई, दिल्ली में विद्रोह हुआ। दिल्ली के कुछ जो चुनिंदा क्रांतिकारी थे वो पहुंचे लाल किला में। उस समय जो मुगल के आखिरी शासक थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पास जाते हैं कि साहब आप इस देश के आखिरी शासक हैं और आज भी भारत के लोग आपको शासक मानते हैं, आप एक फरमान जारी करिए और अपनी एक सील, एक मोहर लगाइए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। सारे भारतीय एकजुट हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर देंगे इस देश से। बहादुर शाह जफर, वो तो 82 साल, उनको कुछ नहीं आता था, वो जो उनको जो कहते वो कर देते थे। उन्होंने मोहर लगा दी, बल्कि था तो ये नेक काम, ये था अपने देश के लिए, हित के लिए, उन्होंने मोहर लगा दी। लेकिन ये आग ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। जैसा कि मैंने कहा था गंगाधर राव, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में, गंगाधर राव का एक पुत्र था जो कि मृत्यु हो गई थी उसकी, और उन्होंने अपने भाई के एक पुत्र को गोद लिया था, क्योंकि अंग्रेजों का स्कीम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कि अगर जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जो नेचुरल संतान नहीं होगी, अगर कोई गोद लिया हुआ होगा संतान होगा, उसको वो राज नहीं मिलेगा, वो राज अंग्रेजों के पास चली जाएगी। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद वो राज्य जो है वो जानी चाहिए थी उसके गोद लिए हुए पुत्र, लेकिन अंग्रेजों के स्कीम के अनुसार ये ठीक नहीं था, इसलिए अंग्रेज झांसी के ऊपर हमला बोल गए। और उस समय वहाँ की मर्दाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर अपने घर से निकली, अपने महल से निकली और कई अंग्रेजों का सीना चीरते हुए बहुत आगे निकली। लेकिन झांसी की रानी वो जंग हार गई। लक्ष्मीबाई के एक मित्र थे तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई ने उनसे मदद मांगी। तात्या टोपे ने 20,000 सैनिकों के साथ झांसी पहुंचे और अंग्रेजों पर हमला किया, लेकिन वो फिर हार गए और छुपते छुपाते किसी तरह कालपी आ गए। लक्ष्मीबाई को अपना राज्य वापस चाहिए था, इसीलिए उन्होंने पहले ग्वालियर के राजा से मदद मांगी, लेकिन ग्वालियर के जो राजा थे वो जाके अंग्रेजों से मिल गए। एकता नहीं थी ना हमारे अंदर। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के ऊपर अपना कब्जा किया, लेकिन अंग्रेज वहां भी पहुंच गए और ग्वालियर पर भी हमला कर दिया। और झांसी की रानी के शरीर में इतने घाव हुए कि वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक पंडित की कुटिया में पहुंची और उन्होंने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा शरीर है, मेरा शव है, वो इन अंग्रेजों को ना मिले, इसलिए मेरे शरीर में अग्नि लगा दीजिए। और वो अपने देश को बचाते बचाते शहीद हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो
मुख्य हेड थे, उन्होंने कहा कि भारत का जो असली मर्द था वो और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई। वो कहता है ना कि बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। अगर सन 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, अगर भारतीयों का खून ठंडा ना हुआ होता तो सन 1857 में ही हमको आज़ादी मिल गई होती। लेकिन हमारा खून ठंडा पड़ गया और हम फिर उसी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गए। और उसी 1857 की ही चिंगारी थी जो 1947 में हमको आज़ादी दिला पाई, नहीं तो हम आज भी गुलाम होते और अंग्रेजों के कोड़े खा रहे होते। बहुत धन्यवाद है उन क्रांतिकारियों का जिनकी वजह से हम इस स्वतंत्र भारत में रहते हैं, चैन की सांस लेते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हमने ये किया, हमने वो किया। मुझे पता है कि कुछ अंधभक्त आएंगे और इस वीडियो पर टिप्पणी करेंगे, कुछ अच्छी टिप्पणी भी होंगी लेकिन कुछ गलत टिप्पणियां भी होंगी। तो मैं उनको ये आश्वासन दे दूं पहले से ही कि IT Act 66 के तहत अगर कोई आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अनाप शनाप कमेंट करता है तो आप उसके विरुद्ध मुकदमा भी कर सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो पर अगर आप गलत कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आश्वस्त हो जाइए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।